हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणात्मक संघर्ष। ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए ना, त्रिकोणात्मक यानी तीन राजवंशों के बीच में हुआ जो संघर्ष होता है उसे हम त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जानते हैं। और वो तीन राजवंश कौन कौन से हैं? तो पहला है गुर्जर प्रतिहार, और दूसरा है पाल वंश, और जो तीसरा है वो है राजपूत वंश। ये तीन ऐसे राजवंश हैं जिनके बीच में जो संघर्ष होता है, और वो किसको लेकर होता है? वो कन्नौज को लेकर होता है। कन्नौज को लेकर होता है क्योंकि कन्नौज इस समय व्यापार वाणिज्य प्रधान केंद्र हुआ करता था, और इसीलिए कन्नौज पर अधिकार करने को हर कोई लालच रहता था। जैसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें देखा कि मगध में जो पाटलिपुत्र की स्थिति उस समय थी, वही इस समय हर्ष के समय से ये देखा जाता है कि वो पाटलिपुत्र का स्थान किसने ग्रहण कर लिया? तो पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ग्रहण कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर हर दिशाओं से व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे। चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम, तो हर दिशाओं में व्यापार करने के लिए व्यापारिक मार्ग थे। और इसीलिए ये गंगा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जहाँ से गंगा के रास्ते से जो व्यापार किया जाता था उसी व्यापारिक मार्ग में कन्नौज स्थित था। इसीलिए जो है हर राजवंश की दृष्टि जो है कन्नौज पर थी। कन्नौज को पाने के लिए ही इन तीनों राजवंशों में संघर्ष होता है, और इसको हम त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जानते हैं। जहाँ तक त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात है तो सबसे पहले देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो है ये कहा जाता है कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजवंश होता है, और इस वंश का जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में पहला शासक जिसने भाग ले रहा है उसका नाम होता है वत्सराज। ये इसीलिए वत्सराज में जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो भाग लेने वाला पहला शासक होता है उसका नाम होता है वत्सराज। और जहाँ तक इसके शासन की बात है तो 780 से लेके 805 यानी 8वीं और 9वीं शताब्दी में ये त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है। 8वीं शताब्दी से शुरुआत होकर लगभग ये 9वीं शताब्दी पर चलता है। तो ये जानते रहिएगा, लगभग 2 शताब्दियों तक ये संघर्ष होता है, त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में प्रतिहारों की तरफ से पहला शासक कौन होता है जिसने भाग लिया? तो ये जानते रहिएगा, प्रतिहारों की तरफ से पहला जो शासक होता है वो होता है वत्सराज। ये कहा जाता है कि ये राजपूताना और आसपास के एरिया पर अधिकार करके इसने अपने आप को शक्तिशाली बनाया, और उसके बाद जब जिस समय इसने राजपूताना और आसपास के एरिया पर अधिकार करके अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसी समय की मालवा में एक ऐसे ही शक्तिशाली वंश का उदय हो रहा था जिसका नाम था पाल वंश। कहाँ पे था? तो मालवा में ऐसे ही एक शक्तिशाली वंश का और उदय हो रहा था वो भी। और इस वंश का जो संस्थापक होता था वो था गोपाल, लेकिन गोपाल जो शक्तिशाली शासक नहीं था। जो वत्सराज का समकालीन शासक होता है वो होता है धर्मपाल। ये एक शक्तिशाली शासक था, ये भी अपने अवसर की तलाश में था, और जैसे ही वत्सराज अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था वैसे ही धर्मपाल भी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। तो जब दोनों अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे तो दोनों में प्रत्यक्ष संघर्ष होना स्वाभाविक हो गया। तो दोनों कन्नौज को प्राप्त करना चाहते थे, कन्नौज पर अधिकार करना दोनों का लक्ष्य था। और कन्नौज पर आयुध वंशी शासकों का शासन था। उसमें 2 ऐसे शासक जिनका नाम मिलता है, एक तो इंद्रदूत
और दूसरा होता है चक्रायुग। आयुवंशी शासकों का शासन था। ये जो ऐसे नाम मात्र के शासक थे, बराबर इंद्रजीत का सहयोग किसने किया? तो इसने प्रतिहारों ने किया। और चक्रायुग का सहयोग किसने किया? तो पांडवों ने चक्रायुग का सहयोग किया। ठीक है, तो दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। ऐसी कंडीशन में धर्मपाल और वत्सराज दोनों में युद्ध होता है। जहां तक वत्सराज के शासन के टाइम में ये 770 से लेकर 810। देखिए ना, डेटिंग से ही आप मिला लीजिए। अगर आप डेटिंग पर जाएंगे तो देखिए ना, समकालीन इसके हो रहा है 780, 800, 770, 810। कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे से समकालीन हैं। तो जब दोनों में संघर्ष होता है तो इस संघर्ष में ये कहा गया कि वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। वत्सराज ने जब धर्मपाल को पराजित कर दिया तो पराजित करने के बाद धर्मपाल को जब पराजित कर देता है तो पराजित करने के बाद इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लेता है, लेकिन इन क्षेत्रों का उपभोग नहीं कर पाता। और इसी समय जो है दक्षिण भारत की एक प्रबल शक्ति जिसका नाम होता है राजपूत, और यही का शासक होता है जो इनके समय में शासन आक्रमण किया है, उसका नाम होता है ध्रुव। इसका कई कई इसका नाम मिलता है ध्रुव भारावत। इस समय यहाँ का जो शासक होता है वो कौन होता है? तो वो होता है ध्रुव धारावत। ये जानते रहिएगा, जब भी पूछे तो कौन था? तो ध्रुव धारावत। ठीक है, ध्रुव धारावत यहाँ का ध्रुव धारावत राजपूत वंश का शासक होता है। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का इसको हम प्रथम चरण मान लेते हैं, है ना, प्रथम चरण। तो जब हम प्रथम चरण में देखते हैं तो प्रथम चरण में गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज और पालों की तरफ से धर्मपाल और राजपूतों की तरफ से कौन होता है? राजपूत ध्रुव होते हैं। ध्रुव ने आक्रमण किया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम राजवंश होता है। अभी तक हमने इतिहास में देखा तो ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि दक्षिण भारत का शासक और उत्तर भारत पर आक्रमण करे। ऐसा उल्लेख हमको नहीं मिलता। पहली बार इसका उल्लेख मिलता है संजय ताम्रपत्र में। ये कहा गया कि दक्षिण भारत का शासक राजपूत वंशी ध्रुव ने त्रिपुरात्मक संघर्ष में भाग लिया, और इस संघर्ष में जो है राजपूत शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। वत्सराज को पराजित करके इसे राजपूताना के एरिया में भागने पर मजबूर कर दिया। और जब ये राजपूताना के एरिया में भाग जाता है तो उसके बाद जो है राजपूत शासक ध्रुव ने धर्मपाल के ऊपर आक्रमण किया और धर्मपाल को भी इसने पराजित कर दिया। धर्मपाल को भी इसने पराजित करके उसके बाद जो है ये ऐसे इनको यहाँ उत्तर भारत के शासकों को आक्रांत करता है, यहाँ पर अधिकार नहीं करता। इनको पराजित करने के बाद ये पुनः वापस अपने देश लौट जाता है, यानी दक्षिण भारत वापस लौट जाता है। और जब ये दक्षिण भारत वापस लौट जाता है तो उसके लौटने के बाद धर्मपाल ने क्या किया? पुनः अपनी शक्ति का विस्तार किया और ये जो राजपूताना एरिया में भाग जाता है वज्रा, तो इसने इस मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी शक्ति का फिर से विस्तार किया। और विस्तार करने के बाद अब दूसरी बार जब दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो इस संघर्ष में धर्मपाल ने वत्सराज को पराजित कर दिया। तो अब उसके बाद ये सारे क्षेत्रों पे पुनः जो है धर्मपाल का अधिकार हो जाता है। ये आपका प्रथम चरण रहा। अगर प्रथम चरण में पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार की तरफ से इसने भाग लिया तो आप बता सकते हो कि गुर्जर प्रतिहार की तरफ से वत्सराज ने भाग लिया था, लगेगा बता सकते हैं। और पालों की तरफ से यहाँ तीनों का नाम लिख दे रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार, दूसरा हो जाएगा पाल और तीसरा हो जाएगा राज। ठीक है,
तो इसमें पुनः जो है वत्सराज को दूसरी बार जब संघर्ष होता है तो उस दूसरी संघर्ष में वत्सराज को पराजित करके इन क्षेत्रों पे अधिकार करता है। लेकिन इसका ये भी वो पूरी तरह से नहीं कर पाता धर्मपाल भी, क्योंकि इसके बाद वत्सराज की जगह गुर्जर प्रतिहार में एक नया शासक होता है जिसका नाम होता है नागभट्टद्वितीय। ये अगला शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का होता है। अगला शासक जो गुर्जर प्रतिहार वंश का होता है वो नागभट्टद्वितीय होता है। नागभट्टद्वितीय ये इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। इसने क्या किया कि पाल वंश का शासक जिसका समकालीन होता है वो होता है धर्मपाल। तो नागभट्टद्वितीय ने क्या किया कि इसने धर्मपाल पर जो है आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इसके शासन के टाइम पूछा जाएगा तो 805 से बता सकते हैं 805, और इसका तो आप जानते ही 770 से 810। ठीक है, तो नागभट्टद्वितीय ने जो है पाल शासक धर्मपाल पर आक्रमण किया, और धर्मपाल पर आक्रमण करने के बाद इसने धर्मपाल को पराजित कर दिया। धर्मपाल को पराजित करके धर्मपाल द्वारा नियुक्त चक्रा युद्ध, जब इसने वत्सराज को पराजित किया था, पराजित करने के बाद इसने कन्नौज पर चक्रा युद्ध स्थापित बना दिया था। लेकिन जैसे ही नागभट्टद्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया, तो धर्मपाल को पराजित करने के साथ साथ इसने चक्रा युद्ध को भी पराजित किया, और इसको पराजित करके कन्नौज से इसने ऐसे भागने पर मजबूर कर दिया, और ये कन्नौज को उधर भाग जाता है। तो इसने नागभट्टद्वितीय ने कन्नौज पर किसी स्थापित किया, इंद्रायुध किया इसने। ठीक है, इंद्रयुध या इंद्रायुध को इसने वहां कन्नौज की गद्दी पर आसीन किया। लेकिन जैसे ही जो है ये इनके बीच में संघर्ष हो रहा था, उसी समय राजपूत शासक, इससे पहले हमने देखा कि जो धारावंश ने आक्रमण किया था, अब जो उसका लड़का होता है वो गोविंदसिद्धि। ये कहा गया कि कुछ विद्वानों ने ये भी बताया कि धर्मपाल ने ही गोविंदसिद्धि को आमंत्रित किया था उत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए नागभट्टद्वितीय के खिलाफ। तो इस समय आप राजपूत वंश के शासक कौन होते हैं? गोविंदसिद्धि। ठीक है, इस समय राजपूत वंश के शासक कौन होता है? गोविंदसिद्धि होता है, और इसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के बाद इसने नागभट्टद्वितीय को पराजित कर दिया, और युद्ध में नागभट्टद्वितीय की बुरी तरह पराजय हुई, और इस पराजय के बाद नागभट्टद्वितीय स्वप्न में भी युद्ध नहीं करना चाहता था। इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है इस युद्ध में पराजित होने के बाद, गोविंदसिद्धि से इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है कि इसके सपनों में भी युद्ध के दृश्य नजर आने लगे। और जब गोविंदसिद्धि ने इसे पराजित करने के बाद धर्मपाल को भी आक्रांत किया। लेकिन उसी समय ये इसने भी क्या किया कि उत्तर भारतीय राजाओं को पराजित करने के बाद ये भी वापस चला जाता है, यहाँ पर शासन नहीं करता, ऐसे सिर्फ आक्रांत करता है इनको, और इस सभी को आक्रांत करने के बाद गोविंदसिद्धि भी दक्षिण भारत वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय चरण ये आपका दूसरा चरण है। प्रथम चरण की बात हमने अभी करी, इसके बाद द्वितीय चरण, ये आपका द्वितीय चरण हो गया। ये द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में भी राजपूतों का ही बोलबाला होता है। इन लोगों ने ही दोनों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। उसके बाद फिर अब हम तीसरे चरण में निकलते हैं। तीसरे चरण को देखते हैं। इसको हमने चरण में डिवाइड कर दिया थोड़ा जो आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए हम इसका चरणबद्ध तरीके से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से चर्चा होने से ये दिमाग में स्मृति में बना रहता है कौन किसके समय में आया, और
और गुर्जर प्रतिहार में कौन आया, पागल में कौन आया, और उसी समय राष्ट्रकूटों में कौन आया। तो ये तरीका जो है बहुत अच्छा होता है, इसको आप अच्छे से समझेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आप आगे तीसरे चरण में देखते हैं। अभी तक हमने 2 चरण देखा, अब तीसरे चरण में देखते हैं। तो तीसरे चरण में ये देखते हैं कि नागवंश द्वितीय के बाद यहाँ एक निर्बल शासक होता है जिसका नाम होता है रामभद्र। रामभद्र ये गुर्जर प्रतिहार में एक निर्बल शासक होता है, और यह धर्मपाल की जगह एक शक्तिशाली शासक होता है, यूं कहें देवपाल। देवपाल वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है देवपाल। ये कहें कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो हो जाएगा देवपाल हो जाएगा। ये अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है, और इस समय निर्बल शासक रामभद्र होता है। तो देवपाल ने गुर्जर प्रतिहार वंश पर आक्रमण किया और रामभद्र को पराजित करके इन सारी चीजों पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर पुनः जो है किसका अधिकार हो जाता है, तो यहाँ पर पुनः अधिकार जो है वो पाल शासक देवपाल का हो जाता है। लेकिन इसी समय जब ये देवपाल ने इसको पराजित कर दिया और यहाँ पर जो है अधिकार करता है, तो उसी समय यहाँ से राजपूत शासक में देखते हैं कौन होता है। तो यहाँ पर होता है कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय इसमें राजपूतों में कौन शासक होता है, तो कृष्ण द्वितीय होता है। लेकिन ये कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने ये बताया कि रामभद्र के बाद जो है यहाँ की सत्ता में शक्तिशाली शासक का उदय होता है गुर्जर प्रतिहार में, जिसका नाम होता है मिहिर भोज। मिहिर भोज। इतिहास में हमको 2 भोज शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। 2 भोज शासक हैं, एक परमार वंशी राजा भोज और दूसरा है गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा भोज। लेकिन इसके नाम के साथ मिहिर भोज लगा होता है और उसके नाम के साथ सिर्फ भोज लगा होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम में थोड़ा सा साम्यता जब हो जाती है तो बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसलिए मैं लगे हाथ बता दे रहा हूँ आपको कि 2 भोजों का उल्लेख मिलता है। वो जो होता है परमार वंशी राजा भोज, वो सरस्वती का बहुत बड़ा पुजारी था। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा राजा भोज जो सरस्वती का बहुत बड़ा पुजारी था, वो किस राजवंश का था, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि वो गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि ये सरस्वती का बड़ा पुजारी नहीं था, बल्कि जो है परमार वंशी राजा भोज था, जिसके बारे में अष्टधारा निराधारा निरानंद सरस्वती सर्वे पंडिता खंडिता भोज राजे देवंगते जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हम परिवार वंश में चलेंगे तो उसके बारे में आपसे बताएंगे। ठीक है, तो रामभद्र के बाद जो है ये एक यहाँ के शक्तिशाली राजा का उदय होता है गुर्जर प्रतिहार में, जिसका नाम होता है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने जो है मिहिर भोज का भी देवपाल के साथ सामना होता है, और देवपाल के साथ इसका भी सामना होता है। तो कहा जाता है कि प्रथम युद्ध में देवपाल जो है इसे पराजित कर देता है मिहिर भोज को। तो प्रथम युद्ध में मिहिर भोज इससे पराजित हो जाता है, और उसके बाद इसका युद्ध कृष्ण द्वितीय के साथ भी होता है, और कृष्ण द्वितीय ने भी इसे पराजित कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जब हम देखते हैं पाल वंश में, तो देवपाल के बाद जो है यहाँ पर निर्बल शासक होता है, जिसका नाम होता है विग्रहपाल। विग्रहपाल ये कुछ समय तक शासन करता है, उसके बाद विग्रहपाल की जगह दूसरा शासक होता है जिसका नाम होता है नारायणपाल। नारायणपाल ठीक है, दूसरा शासक होता है जिसका नाम होता है नारायणपाल। तो विग्रहपाल और नारायणपाल दोनों कैसे शासक होते हैं, कि दोनों शासक जो है वो निर्बल शासक होते हैं, ये दोनों शक्तिशाली शासक नहीं होते। तो मिहिर भोज ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का फिर से विस्तार कर दिया, और विस्तार करने के बाद उसने क्या किया कि विग्रहपाल और नारायणपाल दोनों को इससे पराजित कर दिया, और पराजित करके इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया।
और ये कहा जाता है कि प्रारंभिक युद्ध में तो ये कृष्ण द्वितीय से तो पराजित हो जाता है, लेकिन उसके बाद इसने अपनी शक्ति का विस्तार करके फिर उसके बाद इसने राजपूतों के ऊपर आक्रमण किया। तो वो न हो ये विद्वानों ने ये उल्लेख किया है कि नहीं बोलती थी दक्षिण के शासक को इसने पराजित किया था। तो हो सकता है कि दक्षिण का जो शासक हो कृष्ण द्वितीय के बाद ये शासक रहा हो जिसको नहीं ने पराजित किया होगा। ठीक है, जो भी हो, तो इस संघर्ष में जो है प्रतिहार तृतीय चरण में देखते हैं कि प्रतिहार का बोलबाला होता है, क्योंकि मेरी भूल इस वर्ष का एक शक्तिशाली राजा होता है। उसकी जो उपाधियां हैं मेरी भूल की, एक है आदिवर्ष, दूसरी है प्रभास। तो पूछा जा सकता है आपसे कि आदिवर्ष की उपाधि किसकी है, तो वो हो जाएगा मिहिर भूष की हो जाएगी। मिहिर भूष की उपाधि की कौन सी? आदिवर्ष। आदि बड़ा भगवान विष्णु के प्रति आस्था रखने के लिए इसने ये उपाधि धारण की थी। इस उपाधि से ये पता चलता है कि ये वैष्णव मतानुयायी था। ठीक है, तो ये तीसरा चरण हुआ। अब आइए अगला चरण देखते हैं, चौथा चरण। चौथे चरण की बात करते हैं, अब चौथे चरण पे चर्चा करेंगे इसके बाद चल के। आइए अब देखते हैं कैसे। अभी तक जब हमने तीसरे चरण पे चर्चा करी तो जिसमें हमने बताया आपको कि मिहिर भूष जो है इस समय सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि दक्ष जो भारतीय शासक होता है राष्ट्रपति कृष्ण द्वितीय, तो कृष्ण द्वितीय के बाद ये कहा गया इसका बाद में दक्षिण भारत में ही चालुक्यों के साथ संघर्ष होता है। चालुक्यों के साथ इसका संघर्ष होता है। इस समय चालुक्य मंत्री शासकों की बात की जाए तो विक्रमादित्य नामक विक्रमादित्य और भीम, विक्रमादित्य और भीम के साथ इसका संघर्ष होता है। और इसी संघर्ष के कारण जो है ये इसके बाद जो है ये उत्तर भारत से ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और इसी का हो सकता है फायदा उठाकर मिहिर भूष ने गुर्जर प्रतिहार के शासक मिहिर भूष ने इसी का फायदा उठाकर हो न हो उस गुर्जर प्रतिहार के किसी शासक को आक्रांत किया होगा। ठीक है, ये जानते रहिएगा। अभी तक जब तीसरे चरण तक हमने चर्चा करी है, अब आइए चौथे चरण पे देखते हैं। तो अगला चरण है चौथा चरण। तो चौथे चरण की बात करें तो मिहिर भूष के बाद इस वंश में अगला जो राजा होता है जिसका नाम होता है महेंद्र प्रथम। इसने लगभग 910 तक शासन किया है। महेंद्र प्रथम होता है इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश में जो शासक होता है वो महेंद्र प्रथम होता है। और यहाँ पे जो है ये देखते हैं पालों में अभी तो कोई शक्तिशाली शासक नहीं होता, यहाँ पे सारे निर्बल शासक ही होते हैं। ठीक है, तो महेंद्र प्रथम होता है इसमें। इसके बारे में ये कहा जाता है इसके गुरु का नाम था राजशेखर। गुरु का नाम था, जानते रहिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि महेंद्र पाल प्रथम उसका पूरा नाम है। तो उसके गुरु का क्या नाम था? तो इसके गुरु का नाम था राजशेखर, जिसका एज दरबारी इसके दरबार से संबंधित थे। तो राजशेखर ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, जैसे काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विश्वकाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन के जैसे ग्रंथों की रचना की है। लिख देता हूँ, अगर जानते रहिएगा, मन में कभी आ जाए। राजशेखर के ग्रंथ काव्य मीमांसा, विश्वकाल भंजिका, भुवन
कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। अगला है बालराम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आप नोट कर लीजिएगा। हाँ मुझे आ सकता है कभी तो पता रहेगा तो ठीक है। और इस समय जो है अगर बात करें कि दक्षिण भारत का शासक कौन होता है, तो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के शासक होते हैं इंद्र तृतीय होता है। यहाँ पर कौन होता है तो इंद्र तृतीय होता है। इंद्र तृतीय और महीपाल और महीपाल, इसके बाद अगला शासक होता है महीपाल। कौन होते हैं तो महीपाल, महीपाल के बाद शासक होते हैं महीपाल। तो इंद्र तृतीय ने जो है इसके ऊपर आक्रमण किया और इन्हें पराजित कर दिया प्रतिहारक को, और पराजित करके इन क्षेत्रों में जो है जिसने जो है क्या किया पुनः जो है विकास किया। लेकिन अपने पूर्वजों की भार, जैसे इसके पहले पूर्वज के लोगों ने आक्रमण किया था, उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, ठीक उसी प्रकार इंद्र ने भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। लेकिन इनको ऐसे आक्रांत करता है, यहाँ से धन वगैरह लूट कर उसके बाद ये पुनः जो है दक्षिण भारत में चला जाता है। इसके बाद इंद्र के बाद अगला शासक कृष्ण तृतीय, इसने भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। इसलिए जो है ऐसे इनको आक्रांत करता है, आक्रांत करने के बाद वापस चला जाता है। लेकिन महीपाल के बाद जो है आगे जो शासक होते हैं उन शासकों ने क्या किया कि पुनः जो है इस पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लगभग 2 शताब्दियों तक चले त्रिपुरात्मक संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहारों के हाथ में सत्ता आती है। इसीलिए मुस्लिम विद्वानों ने ही भारत का रक्षक कहा है। तो जब भी अगर इसके बारे में पूछा जाए कि इस त्रिपुरात्मक संघर्ष में अंततः किसकी विजय होती है, तो अंततः जो है गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में आ जाती है। इस प्रकार के तीन त्रिपुरात्मक संघर्ष से जो अब आइए थोड़ा सा देख ले जो प्रश्न बनेगा कैसा प्रश्न बन सकता है इससे। तो देखिए अगर बात करें कि पहला प्रश्न जो बनेगा वो ऐसे ही बन जाएगा कि त्रिपुरात्मक संघर्ष में किन किन राजवंश के लोगों ने भाग लिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, देखिए नाम से ही है त्रिपुरात्मक, तो इसका मतलब है कितने राजवंश हो जाएंगे, तो 3 राजवंश हो जाएंगे। अब उनके नाम के लिए पूछ रहा है कौन कौन से हैं, तो ये जानते रहिएगा 3 हैं, पाल वंश है, प्रतिहार वंश और राजवंश, ये 3 है। अब इसमें पूछेगा कि प्रथम त्रिपुरात्मक संघर्ष के प्रथम चरण में गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से किसने भाग लिया। अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से सबसे पहले किसने भाग लिया था, तो वत्सराज ने भाग लिया था। और वहीं अगर ये पूछते कि पाल त्रिपुरात्मक संघर्ष के प्रथम चरण में पाल वंश की तरफ से किस राजा ने भाग लिया था, तो ये जानते रहिएगा पाल वंश की तरफ से किसने भाग लिया था, धर्मपाल ने। धर्मपाल, पिछली बार ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया है, इसलिए धर्मपाल से ही आया था, ये जानते रहिएगा। हरिभद्र बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान हरिभद्र, हरिभद्र इसकी सभा में निवास करता था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पिछली बार विश्वविद्यालय ने इस क्वेश्चन को पूछा था, तो ये जानते रहिएगा हरिभद्र किसकी सभा में निवास करता था, तो धर्मपाल की सभा में निवास करता था। क्योंकि धर्मपाल कहा जाता है ये जो है बौद्ध धर्म का एक बड़ा अनुयायी था। इसने जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का ठीक उसी की तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। आगे करके जो है वो हीनयान संप्रदाय का एक महान केंद्र होता है बौद्ध संप्रदाय के हीनयान का। तो ये जानते रहिएगा, जब आगे चलेंगे पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वितीय चरण में अगर क्वेश्चन बनाए ध्यान से, तो ये किसने भाग लिया था, तो हो जाएगा धर्मपाल। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि त्रिपुरात्मक संघर्ष के प्रथम चरण में
राजपूतों की तरफ से किसने भाग लिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव ध्रुव धारावल, इसका पूरा नाम था ध्रुव धारावल। तो ये जानते रहिएगा किसने भाग लिया था राजपूतों की तरफ से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव धारावल। तो ये प्रथम चरण से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका सही आंसर इस तरीके से आप बता सकते हैं। संजन ताम्रपत्र किससे पता चलता है, तो संजन ताम्रपत्र से पता चलता है। अब आगे चलते हैं सेकेंड चरण में। तो सेकेंड चरण से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछेगा कि त्रिगुणात्मक संघर्ष के द्वितीय चरण में गुर्जर प्रतिहार की तरफ से किसने भाग लिया था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ये गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से हो जाएगा। तो किसने भाग लिया, इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। और अगर अगला क्वेश्चन बनाए तो इस तरीके से बनाएगा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष के द्वितीय चरण में पालू की तरफ से किसने भाग लिया। तो पाल वंश से धर्मपाली है, याद रखिएगा। नागभट्ट द्वितीय के साथ इसका संघर्ष हुआ है, यहाँ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। द्वितीय चरण में भी कौन है, तो पाल हो जाएगा धर्मपाल ही द्वितीय चरण में है। और राजपूतों में कौन था, तो राजपूतों की बात की जाएगा तो राजपूत हो जाएगा गोविंद सिद्धि। कौन हो जाएगा, गोविंद सिद्धि। राजपूतों की तरफ से किसने भाग लिया, तो गोविंद सिद्धि ने राजपूतों की तरफ से भाग लिया था। और उसके बाद चौथा चरण आ जाएगा। चौथे चरण में पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से किसने भाग लिया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से चौथे चरण में हो जाएगा आपका मिहिर भोज हो जाएगा, इसने भाग लिया था। ठीक है, और इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये पूछा जा सकता है कि सात बहु अभिलेख किसका है। सात बहु अभिलेख किसका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जान के रहिएगा। जब भी कभी पूछा जाएगा कि सात बहु अभिलेख किसका है, तो ये सात बहु अभिलेख जो है मणिपाल प्रथम का है। ये जान के रहिएगा, मणिपाल प्रथम का सात बहु अभिलेख है। आगे ये पूछा जा सकता है कि अंततः इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में किसकी विजय हुई। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहारों की। किसने गुर्जर प्रतिहारों को मुस्लिमों का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अरबी इतिहासकारों ने गुर्जर प्रतिहारों को मुस्लिमों को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। तो इस तरीके से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि राजशेखर किसके गुरु थे। तो ये जानते रहिए गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ आपसे बताया। तो ये आज का जो ये गुर्जर प्रतिहार त्रिकोणात्मक संघर्ष है, ये त्रिकोणात्मक संघर्ष यहीं पर फिनिश होता है। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, जो आज का अगला टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास। अब हमारा जो अगला चर्चा है वो है कश्मीर का इतिहास। जहाँ तक कश्मीर के इतिहास की बात है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त जिससे होती है वो है कल्लर की राजतरंगिणी। कल्लर की राजतरंगिणी से जो है कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। ये जानते रहिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी रचना है, राजतरंगिणी किसकी रचना है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा राजतरंगिणी जो है कल्लर की रचना है। और ये कश्मीर के इतिहास जानने का एक सबसे प्रमाणिक स्रोत है। और ये
महाभारत शैली में इसकी रचना की गई है राजतरंगिणी की। अगर कहें कि किस शैली में इसकी रचना की गई है, अगर शैली की बात करता है तो इसकी शैली जो है महाभारत शैली है। महाभारत शैली में इसकी रचना की गई है राजतरंगिणी की। ठीक है। और कन्नड़ की राजतरंगिणी कितने भागों में रचित है या कितने तरंगों में है? तो 8 तरंग या 8 भागों में है। ठीक है। चाहे तरंग की बात करें चाहे भाग की बात करें तो ये 8 तरंग या 8 भागों में कन्नड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है। ये जानते रहिएगा, क्योंकि एक किसी से पूछा जाता है कि ये कितने भागों में रचित है, तो 8 भागों या 8 तरंगों में रचित है। और प्रथम 3 भाग में कश्मीर का प्राचीन इतिहास मिलता है। प्रथम 3 भाग में कश्मीर का प्राचीन इतिहास मिलता है। तो कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रथम 3 भाग में होती है और उसके बाद 4, 5, 6 भाग में कारकोट वंश और उत्पल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 4, 5 भाग में किसका इतिहास मिलता है? तो कारकोट वंश और उत्पल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 7वें और 8वें में जो है लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। लोहार वंश के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? तो 7वें 8वें। ये विशुद्ध रूप से इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जानते रहिएगा। तो 4, 5, 6 में कारकोट वंश और 7, 8 में किसका इतिहास मिलता है? तो लोहार वंश का इतिहास मिलता है 7वें 8वें में। और इसमें कुछ ओवरऑल कितने शासकों का उल्लेख हुआ है? कन्नड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कितने शासकों का उल्लेख हुआ है? इसमें जो है 137 राजाओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है। ये जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाए कन्नड़ की राजतरंगिणी में कितने राजाओं का उल्लेख मिला है तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जो है अब आगे देखते हैं। ठीक है। तो कश्मीर का इतिहास में मिलता है। कन्नड़ की राजतरंगिणी में कितने शासकों का उल्लेख हुआ है? इसका अगर देखें तो 137 राजाओं का उल्लेख है। ठीक है। तो ये जानते रहिएगा कितने शासकों का उल्लेख हुआ है? तो 37 राजाओं का उल्लेख मिलता है कन्नड़ की राजतरंगिणी में। ठीक है। और इसमें अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा इसका जय सिंह। अंतिम राजा कौन होता है? तो जय सिंह। अंतिम मौर्य राजा का क्या नाम है? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जानते रहिएगा, जय सिंह। अंतिम राजा जिसका उल्लेख हुआ है जय सिंह। और कन्नड़ की राजतरंगिणी को आगे कन्नड़ के बाद आगे इसे किसने बढ़ाया है? तो जोन राज। इसलिए इसे आगे बढ़ाया है तो जोन राज। जोन राज में इसे जैनुल आब्दीन तक आगे बढ़ाया है। किस समय तक? जैनुल आब्दीन तक इसे आगे बढ़ाया है। ये जानते रहिए किसने बढ़ाया है इसे? कन्नड़ के बाद आगे किसने बढ़ाया? तो जोन राज ने बढ़ाया है। किसके समय? जैनुल आब्दीन तक। और जोन राज के बाद इसका आगे इतिहास देता है श्रीवत्स। ये एकदम इसमें जो है घटनाएं का उल्लेख मिलता है, निश्चित तिथि क्रम से सारी घटनाओं का उल्लेख हुआ है। ये जानते रहिएगा कन्नड़ की राजतरंगिणी में। इसीलिए कश्मीर के बारे में जानकारी का ये सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। तो यह कन्नड़ की राजतरंगिणी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी हैं। हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। जो भी क्वेश्चन बनेगा इसको आप पहले तो यही देख लीजिएगा
राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कन्नड़ की राजतरंगिणी है। और शैली में लिखी गई है तो शैली है इसकी महाभारत शैली में। और भाषा संस्कृत है। कितने तरंगों में इसका उल्लेख हुआ है? 8 तरंगों में हुआ है। प्रथम 3 भाग में किसका उल्लेख मिलता है? क्षत्रिय के प्राचीन इतिहास का। 4-5 में किसका उल्लेख मिलता है? कारकुट और उत्पल वंश का। 7-8 में किसका उल्लेख हुआ है? तो 7-8 में जो है लोहार वंश का उल्लेख मिलता है। और इसमें कुल कितने शासकों का उल्लेख हुआ है या राजाओं का उल्लेख हुआ है? तो 33 राजाओं का उल्लेख हुआ है। और इसके समय तक इसके कर्ण की राजतरंगिणी में इसके इतिहास का उल्लेख हुआ है। तो जयसिंह के समय तक के इतिहास का उल्लेख मिलता है। या ऐसे कहे कि अंतिम कल्लर द्वारा रचित राजतरंगिणी का अंतिम राजा कौन था? तो जयसिंह हो जाएगा। ठीक है। और इसे कल्लर के बाद आगे किसने आगे बढ़ाया है? तो जोन राज ने इसे आगे बढ़ाया है। कब तक कितने समय तक ले गया? तो जैन राजवीर के समय तक ले गया। और जोन राज के बाद अगला कितने से आगे बढ़ा है? त्रिवन ने इससे आगे बढ़ाया है। तो यहाँ से कल्लर की राजतरंगिणी से इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ से संबंधित ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कल्लर की राजतरंगिणी के बाद कारकोट वंश। आइए देखते हैं कारकोट वंश। कारकोट वंश की बात करें तो इसके बारे में जानकारी उन्होंने बताया। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कल्लर की राजतरंगिणी से मिलती है। तो राजतरंगिणी में इसका उल्लेख हुआ है कारकोट वंश का। तो कारकोट वंश का जो संस्थापक होता है वो दुर्लभ वर्धन होता है। कौन होता है संस्थापक? दुर्लभ वर्धन होता है। दुर्लभ वर्धन संस्थापक शासक होता है। ये गोनंद वंश के पदाधिकारी बालादित्य का सेनापति था। और उसके बाद जो है इसने शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद इसने एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है कारकोट वंश। और दुर्लभ वर्धन के बाद जो है इस वंश का जो अगला शासक होता है कारकोट वंश का, जिसका नाम होता है दुर्लभ वर्धन के बाद दुर्लभ अगला शासक होता है। और दुर्लभ की 3 संतानें थी। तो जिसमें बड़े पुत्र का नाम था चंद्रापीठ या वज्राजित। चंद्रापीठ या वज्राजित। दूसरा था तारापीठ या वज्राजित। तारापीठ या वज्राजित। और तीसरा लड़का था मुक्तापीठ या ललितादित्य मुक्तापीठ। तो दुर्लभ अगला शासक होता है दुर्लभ वर्धन के बाद। दुर्लभ की 3 संतानें थी। चंद्रापीठ, इसका एक नाम था वज्रादित्य, और दूसरा तारापीठ या उदयादित्य, और तीसरा है मुक्तापीठ। लेकिन चंद्रापीठ और तारापीठ के बारे में विशेष हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती। उस वंश का जो पहला है सबसे शक्तिशाली शासक होता है जिसके बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तीसरा शासक होता है जिसका नाम होता है मुक्तापीठ यानी ललितादित्य मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से लेके 760 ये इसका टाइम होता है। जानते रहिएगा ललितादित्य मुक्तापीठ। ये कहा जाता है कि कश्मीर का ये सबसे शक्तिशाली राजा होता है और इसने कश्मीर को पुनः गौरव प्रदान किया और सबसे शक्तिशाली बनाया। तो ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो ऐसे दरबारी कवि होता है भवभूति इसके दरबार में निवास करता था। और इसने जो है
तिब्बतियों को पराजित किया। तिब्बतियों को पराजित करने के लिए इसने कन्नौज नरेश यशोवर्मन से जो है इसने मित्रता कर ली, यशोवर्मन को अपने साथ मिला लिया, तो तिब्बतियों को इसने पराजित किया। तिब्बतियों को पराजित किया। तिब्बतियों को इसने पराजित किया। उसके बाद ये कहा जाता है कि इसके समय की जो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि होती है वो कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित करनी होती है। कन्नौज नरेश यशोवर्मन, इसलिए कन्नौज नरेश यशोवर्मन को भी पहले तिब्बतियों को पराजित करने के लिए अपनी तरफ मिलाया। उसके बाद जो है इसने कन्नौज नरेश यशोवर्मन को भी पराजित कर दिया और सिंध के राजा को इसने जो है अपने खुद से मिलने के लिए, सिंध के राजा से मिलने के लिए इसने क्या किया कि सिंध के राजा को कश्मीर बुलाता है और रास्ते में ही इसकी हत्या करवा देता है। और एक बार ये नशे में होता है, मदिरा के नशे में होने के बाद इसने जो है परिहास नगर को जलाने का आदेश दे दिया, लेकिन इसके जो है मंत्रियों ने इसकी अवहेलना करते हुए नगर को जलाने का आदेश नहीं दिया। और उसके बाद जो है इसने गौड़ नरेश बंगाल के शासक को भी पराजित किया और पराजित करने के बाद उसे मार देता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है कश्मीर का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक हो जाता है। और इसने तुर्कों को भी पराजित किया था, तुर्कों को भी पराजित किया था, तुर्कों को पराजित करके उनके ऊपर अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से ये कश्मीर का ऐसे सबसे शक्तिशाली शासक होता है। और कश्मीर को इतने भव्य भवनों से, इमारतों से, मंदिरों से सजाया। इसी के समय का एक जो प्रसिद्ध मंदिर है सूर्य का मार्तंड मंदिर, सूर्य का मंदिर है मार्तंड मंदिर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मार्तंड मंदिर किसने बनवाया था कश्मीर में और किसके लिए बनवाया था? तो सूर्य का मंदिर है मार्तंड मंदिर, ये जानते रहिएगा। तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनवाया था। ललितादित्य मुक्तापीठ के बाद जो है इस वंश का धीरे धीरे अवनति होती है, अंततः जो है कश्मीर में कारकुट वंश का समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कारकुट वंश के बारे में अगर बात करें तो कारकुट वंश में जो क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रसिद्धि लगे हाथ करते चल रहे हैं। तो आपसे यहाँ से इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कि कारकुट कश्मीर में कारकुट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ वर्धन को। दुर्लभ वर्धन के बाद अगर क्रम पूछेगा कि दुर्लभ वर्धन के बाद अगला शासक कौन होता है तो आप बता सकते हो कि अगला शासक दुर्लभ हुआ। दुर्लभ की कितनी संतानें थी तो ये बता सकते हैं आप, 3 संतानें थी और तीनों का नाम पूछ सकता है तो ये नाम बता सकते हैं। और कश्मीर का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन होता है तो वो होता है ललितादित्य मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ के शासन के डिटेल की बात करेंगे, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन बने। तो ये पूछा जा सकता है कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने कब से लेकर कब तक शासन किया? तो 724 से लेकर 760 इसके शासन का टाइम है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित करना। इसको थोड़ा सा घुमा कर भी पूछ सकता है कि कन्नौज नरेश यशोवर्मन को किस कश्मीर के शासक ने पराजित किया था? तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीठ में। ठीक है, इसने जो है सिंध के शासक को बुलवाता है और रास्ते में इसकी हत्या करवा देता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीठ। किसने कश्मीर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीठ। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कर रहा है? तो अगर ऐसा नहीं पूछा जाता है तो हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीठ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है और इसके समय का प्रसिद्ध जो है दरबारी कौन होता है? तो भूति इसके दरबार में निवास करता था। ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो है कारकुट वंश के बारे में अगर क्वेश्चन जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। और आज का ये जो है चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, आप फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।